जिंगलाला हु जिंगलाला हु। अरे बच्चे, तुम हमारे जंगल में आने की कैसे हिम्मत करते? हम तुम्हारे ऊपर तीर चला देंगे। अरे अंकल सॉरी, मैं यहाँ पर गलती से आ गया। आपने तो बड़ी डिफरेंट सी ड्रेस पहनी हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मेरे ऊपर प्लीज कोई तीर वीर मत चलाइएगा। ठीक है लड़के, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई तीर नहीं चलाएंगे, ये हमारा जंगल है, अगली बार यहाँ पर मत आना। अरे यार चीकू, मैं गलती से एक ऐसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर बड़े अजीब से दिखने वाले लोग थे। उनके बोलने का तरीका भी बहुत डिफरेंट था और कपड़े भी हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आखिरकार वो लोग थे कौन? अरे यार, जैसा तुम बता रहे हो मुझे तो लग रहा है वो लोग शायद आदिवासी थे। मन्नू भैया से जानते हैं आदिवासी के बारे में, चलो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का ट्राइबल, दिक्कूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो देखो मोटूलाल, जिन लोगों से तुम मिले थे वो शायद आदिवासी यानी कि ट्राइबल पीपल हो सकते हैं। चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले ट्राइबल लोग कौन होते हैं? वो लोग जो कि फॉरेस्ट या फिर बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं। अब बैकवर्ड एरियाज से मतलब क्या है? जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, कार्स नहीं है, रोड्स नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। ये लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर अपने जिंदा रहने के लिए, यानी कि सर्वाइवल के लिए, लाइवलीहुड के लिए। सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर। लगभग 8% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। लेकिन यहाँ पर दिक्कूज के बारे में भी लिखा है। ये दिक्कूज कौन है देखते हैं। तो दिक्कूज कौन लोग थे? ट्रेडर्स, मनीलैंडर, मिशनरीज। ट्रेडर्स कौन हो गए? व्यापारी। मनीलैंडर्स जो पैसा उधार देते हैं। मिशनरीज जो कि दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदू लैंडलॉर्ड मतलब कि हिंदू जमींदार। और ब्रिटिशर्स, ये सारे लोग आउटसाइडर थे, मतलब कि ये लोग फॉरेस्ट के अंदर बिलोंग नहीं करते थे, फॉरेस्ट में नहीं रहते थे। तो इसी वजह से इन्हें रेफर करा गया है एज दिक्कूज। आई होप अब तुम्हें क्लियर होगा कि ट्राइबल पीपल कौन होते हैं और दिक्कूज कौन होते हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब देखते हैं हम लोग कि आखिरकार जो ट्राइबल लोग हैं ये रहते कैसे हैं। ट्राइबल पीपल्स के रहने का तरीका बहुत डिफरेंट हुआ करता था। अलग अलग तरीके से ये लोग रहा करते थे और अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। कुछ लोग जूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ हंटर्स थे और गैदरर्स थे, कुछ एनिमल्स को हर्ड करा करते थे और कुछ लोग सेटल्ड कल्टीवेशन किया करते थे। तो एक एक करके इन चारों चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जूम कल्टीवेशन। इसके अंदर क्या होता है? फॉरेस्ट का एक लैंड होता है जिसे आदिवासी लोग चुन लिया करते थे, यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स चुन लिया करते थे। अब इस लैंड के ऊपर ये लोग क्या करते थे? इस लैंड को बर्न कर दिया करते थे। अब बर्न क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर ट्रीज वगैरह होते थे तो वो ट्रीज हट जाते थे आग लगाने से। अब ये लैंड खाली हो जाता था, यहाँ पर मज़े से ये अपने क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे। आफ्टर 3 to 4 ईयर्स जब ये क्रॉप यहाँ पर ग्रो कर लेते थे तो फिर ये दूसरे पीस ऑफ लैंड को लेते थे और उसके साथ भी ऐसा ही करते थे, वहाँ के ट्रीज़ को बर्न कर देते थे और वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते थे। अच्छा सर, ऐसा क्यों करा है इन्होंने, चेंज क्यों करा है लैंड? क्योंकि ये वाला जो लैंड होता था जहाँ पर इन्होंने 3 ईयर्स तक फार्मिंग कर ली, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाते थे तो ये दूसरे लैंड पे चले जाते थे। तो बार बार ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो जूम कल्टीवेशन है इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा किस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, हंटर्स और गैदरर्स का। कुछ ट्राइबल पीपल
हंटर्स और गैदरर्स थे। इसका मतलब वो लोग एनिमल्स को हंट करा करते थे, मिलकर एनिमल्स को मारा करते थे, उनका शिकार किया करते थे और जंगल से बहुत सारा फूड कलेक्ट किया करते थे, खाने पीने की और ज़रूरत की चीज़ें कलेक्ट करते थे। खोन्स इनमें से एक ऐसी ही कम्युनिटी थी जो कि उड़ीसा के फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे। ये लोग फ्रूट्स खाया करते थे मज़े से, रूट्स कलेक्ट किया करते थे ट्रीज़ की, और साथ में फूड को कुक किया करते थे विद द ऑयल जो कि इन्हें मिलता था फ्रॉम साल एंड महुआ। तो महुआ एंड साल एक तरीके से आप ऐसे प्लांट समझ लीजिए जहाँ से ये लोग ऑयल लिया करते थे। अब आपके घर पर कहाँ से आता है ऑयल? आप तो बोल दोगे शॉप से आता है। तो ये जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल थे ये लोग जंगल से ही सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे। ये लोग फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली श्रब्स और हर्ब्स से बहुत सारी मेडिकल चीज़ें भी बनाया करते थे, जैसे दवाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें बनाते थे। आपने जड़ी बूटियाँ देखा होगा, जड़ी बूटी क्या होती थी? मेडिसिन्स। जनरली फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली चीज़ों को ये लोग लोकल मार्केट के अंदर सेल करके पैसा भी कमाया करते थे। जो ट्राइबल ग्रुप थे, जब इन्हें बाहर से किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के पास जाया करते थे। ट्रेडर्स क्या करते थे? या तो ट्राइबल पीपल से कोई सामान ले लिया करते थे और उसके बदले इन्हें कुछ सामान देते थे। जैसे मान लो ये जो गर्ल है ये ट्राइबल पीपल है और यहाँ पर क्या है, इस बच्चे के पास क्या है? बहुत सारी बुक हैं। तो इसने बोला कि आप मुझे बनानास दे दो, इसके बदले मैं आपको बुक्स दे दूंगा। तो इस तरीके से ट्रेड हुआ करता था। ट्रेडर्स जनरली फॉरेस्ट के अंदर आते थे बहुत सारी चीज़ें लेके और बोलते थे कि हमसे ये सामान खरीद लो, हमसे ये सामान खरीद लो। लेकिन ट्रेडर्स ट्राइबल पीपल का फ़ायदा उठाया करते थे। ये लोग ज़्यादातर सामान को महंगे दाम पर बेचा करते थे। और साथ ही में अगर कोई ट्राइबल पर्सन ऐसा था जिसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो मनी लेंडर्स यानी कि जिनसे पैसा उधार लिया जाता है उनके पास जाते थे, बोलते थे कि हमें कुछ पैसे उधार दे दो। तो मनी लेंडर्स भी पैसे तो उधार देते थे ट्राइबल पीपल्स को, लेकिन उसके बदले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज लिया करते थे लोन के ऊपर। तो जो ट्राइबल पीपल थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मार्केट से सामान को खरीदना, क्योंकि अगर वो किसी भी चीज़ को खरीदते थे तो जनरली उनके साथ क्या होता था, या तो उन्हें कर्जा लेना पड़ता था, मतलब पैसे उधार लेने पड़ते थे, और इसकी वजह से उन्हें पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी फेस करनी पड़ती थी। तो इसी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स ईवल आउटसाइडर लगते थे। ईवल का मतलब होता है गंदे लोग लगा करते थे, क्योंकि ये जो लोग थे ये लोग इनकी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें पैदा कर देते थे। मिसरी मतलब कि मुसीबतें। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हंटर्स और गैदरर्स थे वो कौन लोग थे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल की जो कि एनिमल्स को हर्ड किया करते थे। हर्डिंग का मतलब क्या होता है? हर्डिंग का मतलब होता है एनिमल्स को पालना, उनकी देखभाल करना। हर्डिंग एंड रेयरिंग करते थे ये लोग एनिमल्स की, उनको पालते थे और उनकी देखभाल करते थे। वन गुजर्स जो कि पंजाब हिल्स में रहते थे, और लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये क्या करते थे? ये कैटल्स को पाला करते थे। कैटल्स कौन हो गए? जैसे मवेशी, भेड़, बकरे, गाय, ये सारी चीज़ें। द गदीज ऑफ कुल्लू वर शीपहर्ड्स, मतलब ये शीप्स को पाला करते थे। और बकरवल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट्स, बकरवल्स जो थे कश्मीर के अंदर रहा करते थे, वो किन्हें पालते थे? गोट्स को। अच्छा, शीप से क्या मिलता है हमें? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, देखते हैं कितने बच्चों को एग्जैक्टली पता है। कुछ ऐसे आदिवासी लोग भी थे जो कि एक जगह पर ही रहा करते थे, तो उन्हें हम लोग बोलते थे कि ये लोग सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो सेटल्ड कल्टीवेशन कब से होना शुरू हुई? बिफोर 19th सेंचुरी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो एक जगह पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ज़्यादातर आप बाकी के ट्राइबल ग्रुप्स को देखोगे, जैसे यहाँ पर हैं तो ये एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ये लोग हैं ये भी पूरे जंगल के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, सामान को गैदर कर रहे हैं, तो एक जगह इनकी फिक्स नहीं है। सेम यहाँ पर आप देख रहे हो झूम कल्टीवेशन के अंदर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रह रहे हैं जंगल के अंदर, लेकिन फाइनली ये लोग एक जगह पर फिक्स होने लग गए। तो इन्होंने क्या करा? सेटल्ड कल्टीवेशन शुरू कर दी। अब यहाँ पर ये जो सेटल्ड कल्टीवेशन थी इसे करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल करा प्लो का और भी बहुत सारी चीज़ों का। प्लो क्या होता है? आपको पता होगा प्लो क्या होता है। प्लो इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड टू डू फार्मिंग। साथ में धीरे धीरे करके इन्हें
राइट्स भी मिलने लग गए इनके लैंड के ऊपर। जिस लैंड के ऊपर ये रहा करते थे वहाँ के लोगों ने कहा कि ठीक है, ये जो ज़मीन जिसके ऊपर तुम लोग रह रहे हो ये ज़मीन तुम्हारी। जैसे कि मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज होल। तो एक मुंडाज थे जो कि छोटा नागपुर के अंदर रहा करते थे। ये एक तरीके के ट्राइबल पीपल थे जिन्हें क्या हुआ कि पूरी की पूरा जो लैंड था वो पूरी क्लैन को, मतलब जितने भी ये लोग थे इन सब लोगों को दिया गया। सब लोगों का राइट था लैंड के ऊपर, मतलब सब लोग उस लैंड को ओन करते थे, सब लोगों की जिम्मेदारी थी वो लैंड। लेकिन इस लैंड पर रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। बोलते थे हम ज़्यादा पावरफुल हैं तो हम तुम्हारे सरदार हैं। सरदार यानी कि चीफ, लीडर, और बाकी के सब लोग उस लीडर को फॉलो किया करते थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तब उन्होंने ट्राइबल पीपल्स को देखा और उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो गोंड्स और संथल्स हैं, मतलब कि ये वो लोग थे जो कि सेटल्ड कल्टीवेशन किया करते थे, एक जगह पर रहा करते थे। इन लोगों को ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है थोड़ा समझदार, पढ़ा लिखा, अच्छा पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा समझदार इंसान है। तो ये सिविलाइज्ड माना करते थे इन लोगों को, क्योंकि ये एक ही जगह पर रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव नहीं करते थे। जो हंटर और गैदरर्स थे और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इनको ब्रिटिश ऑफिशियल सिविलाइज्ड नहीं मानते थे। इनको मानते थे कि ये तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? अब कॉलोनियल रूल किसे बोलते हैं हम लोग? ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें करी जिससे ट्राइबल पीपल की जो जिंदगी है उनके अंदर इफेक्ट आया। वॉट हैपन टू ट्राइबल चीफ? ये जो इनके सरदार थे ट्राइबल पीपल के, इनको क्या हुआ? ट्राइबल पीपल के लीडर्स को क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के आने से पहले ट्राइबल पीपल के जो लीडर्स थे इनकी जिंदगी बड़ी मस्त चल रही थी। इन लोगों के पास इकोनॉमिक पावर थी और साथ में बहुत सारी और भी अलग तरीके की पावर थी। ये अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल किया करते थे। इकोनॉमिक पावर का मतलब पैसा था इनके पास खूब सारा, और साथ में लोगों की इनकी बात माननी पड़ती थी। जैसा ये बोलते थे लोगों को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती थी। लेकिन अब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो ये ट्राइबल चीफ हैं इनको किसकी बात माननी पड़े? ब्रिटिशर्स की। जो भी फंक्शंस हों और पावर हों वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हों ट्राइबल चीफ के पास, मतलब जितनी इन ट्राइबल चीफ्स के पास फंक्शन और पावर थी वो कम कर दी गई थी। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, इनको ज़मीन रखने का अलाउ तो कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ये भी बोल दिया था कि तुम अपनी ज़मीन को रेंट पे दे सकते हो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो इनकी और पावर थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब जो इन्होंने बोल दिया वो चीज़ लोगों को माननी पड़ रही है, वो सारी पावर्स ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी इनसे। ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइबल चीफ्स को बोला था कि जो हम लोग लॉ बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं हम ब्रिटिशर्स, वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, और साथ ही में जो तुम्हारा पूरा ग्रुप है उसे भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज फॉलो करवाने पड़ेंगे। आखिरकार शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो किया करते थे उनके साथ क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना हो। वो ये बोलते थे लोगों को कि देखो तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन मत करो, तुम एक लैंड ले लो, वहीं पर तुम अपनी फार्मिंग करो, बार बार ज़मीन को चेंज मत करो। तुम एक तरीके से पीजेंट कल्टीवेटर बन जाओ, एक ऐसे फार्मर बन जाओ जो कि एक ही लैंड पर खेती बाड़ी करता है। ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि वो लोग रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा लैंड सेटलमेंट को। दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, उन्होंने लैंड को मेजर करा, डिफाइन करा राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड, उन्होंने लैंड को नापा, अच्छे से मेजर करा। उसके बाद बोला कि ये लैंड का एरिया तुम्हारा है, ये लैंड का एरिया तुम्हारा है, ये लैंड का एरिया तुम्हारा है। तो ट्राइबल पीपल्स के अंदर उन्होंने लैंड को डिवाइड कर दिया और फिक्स कर दिया। अब ऐसा क्यों करा? देखो, ऐसा करने की एक वजह थी कि ब्रिटिशर्स को टैक्स चाहिए था, पैसा चाहिए था इन ट्राइबल पीपल से। अब ये ट्राइबल पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी कि आखिरकार ये कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। अब पैसा किस फॉर्म में लेते थे ब्रिटिशर्स? टैक्स की फॉर्म में। बोलते थे कि देखो तुम्हारे पास इतना लैंड है तो अब तुम्हारा इतना टैक्स फिक्स है, तुम्हें हर महीने हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तरीका था ब्रिटिशर्स का, और इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि
शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर जूम कल्टीवेशन ना हो। तो जो ब्रिटिशर्स का एफर्ट था टू सेटल जूम कल्टीवेशन, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। जूम कल्टीवेशन वाला ये जो पूरा एफर्ट था ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो भी लोग, कुछ लोगों को जैसे एक ऐसी ज़मीन दे दी जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, सॉइल ड्राई है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी वहाँ पर खेती बाड़ी करने में, और ब्रिटिशर्स पहुँच जाते थे, बोलते थे कि हमें तो क्या दो, टैक्स दो, हमें तो पैसे चाहिए। तो एक ये जो चीज़ थी, इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करा। तो लास्ट में जाकर ब्रिटिशर्स को ये बात माननी पड़ी लोगों की, और उन्हें अलाउ करना पड़ा कि तुम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो, फॉरेस्ट के अंदर कुछ कुछ जगहों पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, यानी कि लॉज बनाए, जिससे जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली। उनमें से ही एक ऐसा लॉ था जिसके अंदर फॉरेस्ट की कुछ जगह को वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोला करते थे। अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या था? यहाँ पर कोई भी ट्राइबल पर्सन नहीं जा सकता था, वो अपनी मर्जी से किसी भी पेड़ को नहीं काट सकता था, वहाँ से कोई फ्रूट नहीं ले सकता था। तो ये होता था रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब ऐसा क्यों करते थे ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स वो वाली जगहों को रिजर्व फॉरेस्ट बोलते थे जहाँ से टिम्बर प्रोड्यूस हुआ करती थी, जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थी। अब टिम्बर क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वुड जिसका ब्रिटिशर्स को ज़रूरत पड़ती थी। जो फॉरेस्ट के लोग थे, इन लोगों को अब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करने दिया जाता था फ्रीली। फॉरेस्ट के अंदर पहले ये लोग मज़े से कहीं पर भी घूमा करते थे। जो जूम कल्टीवेशन था, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, वो भी ये लोग अब नहीं कर पाते थे। फ्रूट्स को नहीं कलेक्ट कर पाते थे, एनिमल्स को अगर ये हंट करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे, इनको मूव करा गया, इनको फोर्स करा गया कि तुम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करोगे। तो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को अलग जगहों पर काम ढूंढने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो काम क्या ढूंढने लगे ये लोग शहर के अंदर जाकर काम ढूंढने लगे। अब जब ये शहर के अंदर काम ढूंढने लगे तो इनको रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पहले जंगल में रहते थे अपने तरीके से, अब शहर में जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम इन्हें फेस करने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं। इस वजह से ब्रिटिशर्स को कुछ लेबरर्स की भी प्रॉब्लम आने लगी। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि ट्रीज़ को हम लोग कट करते हैं फॉर रेलवे स्लीपर्स, और लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने का हम लोग काम करते हैं, इसके लिए हमें लेबर की तो ज़रूरत है ही। तो ब्रिटिशर्स ने इन जूम कल्टीवेटर्स का फ़ायदा उठाने की सोचा। इन्होंने बोला कि हम तुम्हें थोड़ा सा लैंड दे देंगे, वहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके बदले तुम्हें काम करना पड़ेगा हम लोगों के लिए। एज अ लेबर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। पेड़ों को काटना हो गया, और भी बहुत सारे फॉरेस्ट के वर्क हो गए। साथ ही में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता था? जंगल का ध्यान रखता था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये चेक करता था कि फॉरेस्ट के जो लॉज हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो तुम्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बेचारे जितने भी जूम कल्टीवेटर्स थे, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो करा करते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ एग्री करना पड़ा। ब्रिटिशर्स लेकिन यहीं रुकने वाले नहीं थे, इन्होंने बहुत अत्याचार करा इन ट्राइबल पीपल पे। तो इन लोगों ने भी रिबेलियन, ओपन रिबेलियन करा, मतलब कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करा। बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट हुए, आंदोलन हुए। एक इनमें से आंदोलन के बारे में हम बताया, जो कि है सोनग्राम संगमा आंदोलन, जो कि असम के अंदर हुआ था इन 1906। साथ ही में बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह भी हुए। सत्याग्रह क्या होता है? एक तरीके का प्रोटेस्ट, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं किसी गलत चीज़ के खिलाफ, जो कि 1930s के अंदर हुए। सिर्फ असम के जंगलों में ही नहीं, बहुत सारी और भी जगहों में। तो सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी जगह थी जहां पर प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। द प्रॉब्लम विद ट्रेड। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये जो ट्रेडर्स थे और मनी लैंडर्स थे, मतलब जो लोग व्यापार करा करते थे और लोगों को पैसे उधार दिया करते थे, ये लोग बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर आने लगे। अब ऐसा क्यों कर रहे थे ये लोग? फॉरेस्ट के अंदर क्यों आ रहे थे? ये फॉरेस्ट के अंदर आते थे और जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल होते थे, इन्हें बोलते थे कि ये लो, हमसे कुछ पैसे उधार ले लो। अच्छा, ये हमने तुम्हें पैसे उधार दिए, इसके बदले हमें कुछ फॉरेस्ट का सामान दे दो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे दो, या फिर तुम ऐसा करो, हमारे लिए काम कर लो।
तो ऐसा क्यों करते थे ये मनी लैंडर्स और ऐसा क्यों करते थे ये ट्रेडर्स कि इन फॉरेस्ट वाले लोग यानी कि ट्राइबल पीपल्स के पास आया करते थे, काफ़ी सस्ते दाम पर ये फॉरेस्ट की चीज़ें इनसे खरीदा करते थे और आगे इन्हीं चीज़ों को महंगे दाम पर बेचा करते थे। इन ट्राइबल ग्रुप के लोगों को काफ़ी सस्ते दाम पर काम भी करवाया करते थे। मान लो बाहर अगर इन्हें किसी को देने पड़ रहे हैं 100 रुपीज़ फॉर 1 डेज जॉब, तो इन ट्राइबल पीपल को ये ओनली 20 रुपीज़ दिया करते थे। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिया है हमें हज़ारीबाग का, जहाँ पर संतल्स यानी कि ट्राइबल पीपल्स की एक कम्युनिटी है वो रहा करती थी और ये लोग पाला करते थे कुकून्स को। कुकून्स से हमें सिल्क मिलता है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये कुकून्स को पाला करते थे। तो यहाँ पर ट्रेडर्स आया करते थे। ट्रेडर्स कौन होते थे? व्यापारी। व्यापारी मतलब कि जो लोग बिजनेस करते हैं सिल्क का, वो लोग अपने एजेंट्स को भेज दिया करते थे, मतलब अपने जो कुछ नीचे वाले लोग हो गए, एजेंट्स हो गए जो काम करते हैं उनके साथ, उन्हें भेज दिया करते थे और ट्राइबल पीपल को लोन दिया करते थे। अब लोन देने के बाद, ट्राइबल पीपल को पैसा देने के बाद क्या करते थे ये लोग? उनसे कुकून्स कलेक्ट कर लिया करते थे। अब ये जो कुकून्स थे ये इन्हें भेज देते थे गया। गया एक जगह का नाम है जो कि बिहार के अंदर है वहाँ, और वहाँ इन कुकून्स को 5 गुना महंगे दाम पर बेचा करते थे। ऐसे समझो कि इन लोगों ने ट्राइबल पीपल से ये कुकून लिए फॉर ओनली 1 रुपीज़ और इनको गया में जाकर सेल करा दूसरे लोगों को फॉर 5 रुपीज़। तो सोचो कितना ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पर इन्हीं लोगों को हम लोग मिडल मैन बोलते हैं। तो ये जो मिडल मैन थे ये लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमाया करते थे, लेकिन जो बेचारे ट्राइबल पीपल थे जो सारी मेहनत करते थे, कुकून्स को पालते थे, वो बेचारे कुछ भी पैसा नहीं कमाते थे और कमाते भी थे तो बहुत कम कमाया करते थे। द सर्च फॉर वर्क। बहुत सारे ट्राइबल लोग ऐसे थे जिन्हें मजबूरी में घर से दूर जाना पड़ता था काम के लिए। लेट 19th सेंचुरी के अंदर टी प्लांटेशन यानी कि चाय की खेती शुरू हुई थी। साथ में माइनिंग भी शुरू हुई थी इंडिया के अंदर। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग के अंदर हम लोग कोल निकालते हैं, कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, कोयले की जो खदान बोलते हैं वहाँ से हम लोग कोयला निकालते हैं और भी बहुत सारी तरीके से माइनिंग से चीज़ें हम लोग निकालते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ पर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो ट्राइबल पीपल को यहाँ पर नौकरी दी जाती थी इन लार्ज नंबर। तो ट्राइबल पीपल को टी प्लांटेशंस के यहाँ पर नौकरी मिलती थी असम के अंदर, और साथ में कोल माइंस जो झारखंड में थी वहाँ पर भी जॉब मिलती थी। लेकिन इन लोगों को वहाँ पर पैसे यानी कि तनख्वाह बहुत कम दी जाती थी। मान लो एक नॉर्मल वर्कर है, उसको 500 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ट्राइबल पर्सन को ओनली 200 रुपीज़ दिए जाते थे। जब ट्राइबल पीपल को लगता था कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, यहाँ पर तो बहुत बुरी हालत है, और वो घर पर जाने की जिद करते थे, तो जिनके यहाँ पर ये काम करते थे वो लोग इन्हें घर पर भी जाने से रोकते थे। अ क्लोजर लुक। 19th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह में प्रेजेंट थे, इन सब ने आवाज़ उठाई अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन कानून बनाए जा रहे थे उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी इनकी प्रैक्टिसेस पे, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी? देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी किस चीज़ में, देख सकते हो आप, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, तो उस चीज़ के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। नए टैक्स लगा दिए गए थे इनको, मतलब कि सरकार को टैक्स देना पड़ रहा था नए तरीके का, तो उस चीज़ के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। साथ में जितने भी ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनका फ़ायदा उठा रहे थे, उस चीज़ के भी खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। कोल्स जो थे उन्होंने रिबेल करा इन 1831 टू 1832। संथल्स जो थे इन लोगों ने रिवॉल्ट करना, इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू करी 1855 में। उसके बाद जो बैरिस्टर्स थे उन्होंने रिबेलियन करा इन सेंट्रल इंडिया इन 1910। वर्ली रिवॉल्ट हुआ महाराष्ट्र के अंदर 1940 में, और यहाँ पर द मूवमेंट ऑफ बिरसा भी शुरू हुई। तो अब बात करते हैं बिरसा मुंडे की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन थे। बिरसा मुंडे पैदा हुए थे मिड 1870s में। ये एक गरीब, इनके जो पिताजी थे वो काफ़ी गरीब थे, तो सो ही वॉज अ सन ऑफ अ पुअर फादर। बिरसा मुंडे पैदा हुए थे
बोहंडा फॉरेस्ट था उसके आसपास में। ये शीप्स को घुमाया करते थे, फ्लूट बजाया करते थे, डांस करा करते थे लोखर अखारास के अंदर। बिरसा मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था कि बिरसा मुंडे ने डिसाइड करा था कि मैं रिफॉर्म लेकर आऊँगा, चेंजेस लेकर आऊँगा ट्राइबल सोसाइटी के अंदर। बिरसा मुंडे ने जितने भी ट्राइबल लोग थे उनसे अर्ज करा था कि तुम लोग ड्रिंकिंग करना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, लिकर पीना छोड़ दो, विलेजेस को क्लीन रखो और जो जादू टोना है, विच क्राफ्ट है, विच क्राफ्ट एंड सॉसरी मतलब जादू टोना है, उसके अंदर भरोसा करना छोड़ दो। तो ज़्यादातर जो हमारे ट्राइबल पीपल होते थे जादू टोने के अंदर बहुत बिलीव करते थे, तो उस चीज़ के लिए भी इन्होंने मना करा। 1895 के अंदर बिरसा ने अपने सारे फॉलोवर्स से रिक्वेस्ट करी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एम्बिकमेंट्स को, मतलब इस टाइप की जगह को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स को सही करते हैं, मतलब जहाँ से पानी के जो नेचुरली जहाँ से पानी आता है उन सब चीज़ों को सही करते हैं, ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, ऑर्किड्स को प्लांट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कल्टीवेशन, जिससे कि हम लोग पैसे कमा सकें। तो इन्होंने सब लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी। बिरसा का जो पॉलिटिकल एम था वो ये था कि जितने भी मिशनरीज़ हैं, मनी लैंडर हैं, मिशनरीज़ मतलब जो अलग धर्मों को प्रैक्टिस करते हैं, मिशनरीज़ हैं, मनी लैंडर्स हैं जो पैसे उधार देते हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, और जो गवर्नमेंट है, ये सब लोग सेटअप करें मुंडा राज, मतलब कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर जो बिरसा मुंडे है उनके रिलेटेड एक वो सेटअप करा जाए, इनकी खुद की एक गवर्नमेंट सेटअप करी जाए जिसको ये लीड करें एज अ हेड। तो इनका एम ये था। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि हमें तो बिरसा मुंडे के खिलाफ क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ये तो खुद लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटिशर्स ने बिरसा मुंडे को अरेस्ट करवा दिया 1895 के अंदर और उनको कन्विक्ट करा दिया, मतलब कि उनको सजा दे दी गई कि ये जो रायट्स कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करा रहा है, तो इनको जेल करवा दी गई 2 साल के लिए। बिरसा मुंडे को 1897 के अंदर रिलीज़ कर दिया गया। फिर वो अलग अलग विलेजेस के अंदर घूमते रहे और सब लोगों को समझाया कि देखो हम लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। तो लोगों ने उनका सपोर्ट करा। जितने भी लोग उन्हें फॉलो करा करते थे उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर, चर्चिज़ के ऊपर अटैक करा। साथ में जितने भी मनी लैंडर्स थे, मतलब जो लोग पैसे उधार देते थे, और जो ज़मींदार थे, उन सब की प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोगों ने क्या करा, रेड कर दिया, मतलब कि जाकर अटैक कर दिया। दे रेज द वाइट फ्लैग एज सिंबल ऑफ बिरसा राज। अब कहीं कहीं जगह जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा करते थे बिरसा मुंडे के फॉलोवर्स, वहाँ पर वो एक वाइट फ्लैग लगा दिया करते थे। इस वाइट फ्लैग का मतलब ये था कि यहाँ पर बिरसा मुंडे की जीत हुई है और यहाँ पर बिरसा राज है। 1900 के अंदर बिरसा की डेथ हो जाती है ड्यू टू कॉलेरा, और ये जो पूरा मूवमेंट होता है ये एक तरीके से फेड आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आखिरकार बिरसा मुंडे ने क्या महान चीज़ें करी थी? सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने जो उसने इंट्रोड्यूस करे थे लॉज, जिससे कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनका लैंड कोई ना ले पाए। ये किसकी वजह से हुआ था? बिरसा मुंडे की वजह से। कौन ना ले पाए लैंड? दीकूस। ये दीकूस कौन थे सर? अच्छा, शुरू में पढ़ा था। दीकूस कौन होते हैं? मनी लैंडर, ट्रेडर, ये सारे लोग होते हैं जो बाकी के तरीके से समझ लो जो जंगल के अंदर नहीं रहते, वो सारे दीकूस की कैटेगरी में आ गए। इस चीज़ से ये भी पता चला था बिरसा मुंडे के इस पूरे प्रोटेस्ट से कि जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, अगर ये लोग एक साथ आ जाएं और प्रोटेस्ट करें इनजस्टिस के खिलाफ, मतलब जो इनके साथ गलत हो रहा था उसके खिलाफ अगर ये आवाज़ उठाएं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इनको दोबारा से रिलीफ मिल सकती है और फिर इनकी बात सुनी जाएगी। इनका जो एंगर था अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, वो इन लोगों ने दिखाया, अपना जो गुस्सा था वो दिखाया, और ब्रिटिशर्स को भी इनकी बात माननी पड़ी। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। और इसके साथ मैं आपसे एक क्विज का क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दीकूस कौन होते हैं। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बेटा ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन जाइए। मेंबर्स को नोट्स मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं, मतलब कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस, साथ में आपको कंबाइंड टेस्ट भी मिलने वाला है, साथ में मेंबर्स को शाउट आउट भी मिलेगा, प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा, और भी बहुत सारे
इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मेंबर कैसे बनना है, सिंपली ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल।